बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं सीरियल लियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जनरल साइंस क्लास 9th चैप्टर नंबर 6। लास्ट चैप्टर है इसका हमारे पास, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंग्लिश मीडियम में इसके हमारे पास नोट्स हैं, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, आज़ाद कश्मीर बोर्ड। बाकी भी तमाम बच्चे देख लें, आपका जो भी बोर्ड है उसके मुताबिक अपनी बुक मैच कर लें और तैयारी शुरू कर लें। इसकी लास्ट चैप्टर है, तो आइए जी इसको शुरू करते हैं जी। पहला हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी, डिफाइन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज एन envelope of gases that cover the earth from all sides। एटमॉस्फेयर जो है हमारा वो एक गैसों का कह ले गुलाफ है जिसने हमारी ज़मीन को हर तरह से कवर किया हुआ है। इट इज़ अबाउट 200 किलोमीटर थिक और इसकी मोटाई 200 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रीथ इन इज पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर। और जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो एटमोसफेयर का हिस्सा है। फोटोसिंथेसिस एंड बर्निंग आल्सो अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। फोटोसिंथेसिस जो अमल है पौधे जिसमें ना सूरज की रोशनी में अपनी खुराक तैयार करते हैं, पौधों के कह लें कि सांस लेने का जो अमल हम इसे आम जबान में कह सकते हैं वो। और जो बर्निंग है, बर्निंग मतलब जो चीज़ें हम जलाते हैं वो इसी हवा की मौजूदगी की वजह से होती हैं। फोटोसिंथेसिस है एक रेस्पिरेशन है जिसमें हम जानदार सांस लेते हैं, वो भी ज़ाहिर है इसी हवा में होता है। एटमॉस्फेयर मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। और ये जो हमारी जो एटमॉस्फेयर है ये ज़मीन का दर्जा हरारत एक यानी के बराबर रखता है, वो मेंटेन रखता है। एंड प्रोटेक्ट फ्राम दी हार्मफुल रेडिएशन कमिंग फ्राम द सन। और सूरज से जो नुकसानदेह रेडिएशन जो शुआएं आती हैं उनसे ज़मीन को महफूज रखती है। ये जो हमारा अब जो है एटमॉस्फेयर जो है। उसके बाद राइट दी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की तरकीब बतानी है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी है। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन। इसके अंदर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। द रिमेनिंग 1% कंसिस्ट ऑफ वाटर। और बाकी जो पीछे 1% है वो पानी में है, वाटर वेपर्स बहरात की शक्ल में है। एंड रियर गैसें हैं, ट्रेस नहीं होगा ये, रियर गैसें। रियर गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, ओजोन, ईटीसी वगैरह, ये गैसें हैं उसके। व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है जी? ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इसका पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर बोर्ड आगे नेक्स्ट जो है आपका वो बना रहे एनालिटिकल और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये सारे उन्हीं की बेस पे बनाए गए हैं। स्ट्रेटोस्फेयर इज द लेयर ऑफ एटमोसफेयर। ये एटमोसफेयर की एक लहर है, लहर कह रहा हूँ, लेयर है। दिस लेयर इज अबव द ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होती है। इट रीचेज द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है फ्रॉम सी लेवल, समुद्री सतह से। मोस्ट जेट एयरप्लेन्स ट्रेवल इन लो स्ट्रेटोस्फेयर। ज़्यादातर जो हवाई जहाज हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर के निचले हिस्से में प्रवास करते हैं। द अपर स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन अ लेयर ऑफ अ गैस कॉल्ड ओजोन। और जो अपर जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, स्ट्रेटोस्फेयर का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ओजोन गैस पर मुश्तमिल है। ओजोन गैस के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको मैं इसमें डिटेल से बताऊंगा ओजोन गैस के क्या फायदा है। व्हाट इज मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर क्या है जी? बियॉन्ड द स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना इसके ऊपर is the mesosphere, mesosphere है which extend about 85 किलोमीटर above the surface of the earth surface। यानी कि जमीन से वो 85 किलोमीटर ऊंची है कह लें। दिस इज द कूलेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। और ये सबसे कह लें कि सर्द तरीन तय है। द टेम्परेचर इन द मेसोस्फेयर कैन बी लो एज -100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस मेसोस्फेयर का जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, -100 तक भी जा सकता है। व्हाट इज ओजोन। राइट द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन क्या है इसके आपने फंक्शन बताने हैं। ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर।
ओजोन जो है ना स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है, जैसा कि ऊपर हमने यहाँ पे पढ़ा है ये। दिस गैस डज नॉट अलाउ द अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ। और ये जो गैस है ना, ये ज़मीन के ऊपर सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट शुआएं हैं, जो कि खतरनाक शुआएं होती हैं, उनको ज़मीन पर नहीं आने देते। वो क्या होता है कि वो शुआएं टकरा के वापस चली जाती हैं ऊपर, और जो सूरज की रोशनी है, जो इसकी शुआएं जो जिनके नुकसानदेह नहीं है, वो ज़मीन पर पहुंच जाती हैं। ये कह लें कि ओजोन गैस एक फिल्टर का काम करती है। दिस गैस फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द अर्थ। और ये जो गैस है ओजोन, ये ज़मीन के इर्द गिर्द एक हिफाजती गुलाब बनाती है। राइट टू काजेज ऑफ ओजोन डिप्लेशन या डिफाइन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये ओजोन की तय का खात्मा किस वजह से हो रहा है, दो वजूहत बताएं, या CFCs क्या होते हैं, ये दोनों बड़े अहम क्वेश्चन है। सर्टेन केमिकल आर रिलीज फ्रॉम रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, स्प्रे कैंस एंड पैकिंग फोम फैक्ट्रीज। कह रहा जी ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे कैन और पैकिंग फोम की जो फैक्ट्रीज है ना, उसमें से एक खास किस्म के केमिकल खारिज होते हैं। दीज आर कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनके CFCs कहा जाता है। These chemicals react with ozone to cause destruction and depletion of this layer। जब ये केमिकल जाते हैं ओजोन के साथ, जब मिलते हैं जाके, तो उसको तबाही का बायस बनते हैं, और उसकी लेयर जो है ना, उसकी मोटाई में कमी का बायस बन जाते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। कह लें कि वो ओजोन की जो गैस है उसको एक किस्म का ये खा जाते हैं। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से मोर अल्ट्रा वायलेट रेज कैन रीच द अर्थ, जिससे मजीद जो ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट सूरज की रेज हैं वो ज़मीन पर पहुंचती हैं। दीज रेडिएशन में काज कैंसर एंड आई डिजीज। और उन रेडिएशंस की वजह से हमें क्या होता है, कैंसर होने का खतरा हो जाता है, अभी आंखों की बीमारियां लगती हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस इज आ रूम मेड अप ऑफ ग्लास। ग्रीन हाउस एक ऐसा कमरा है जो शीशे का बना होता है। यूज टू ग्रो प्लांट इन कूल्ड रीजन्स। और जो ठंडे इलाके हैं उन इलाकों में पौधों वगैरह को उगाने के लिए यूज होता है। सोलर रेडिएशन कैन एंटर थ्रू द ग्लास इनटू द ग्रीन हाउस। सूरज की जो शुआएं हैं ये ग्रीन हाउस के ये अंदर आ जाती हैं, शीशे के अंदर। बट हीट वेव्स कैन नॉट गो आउट ऑफ द ग्रीन हाउस। लेकिन उसके अंदर से जो हीट वेव्स हैं वो ज़्यादा शीशे से बाहर नहीं जा सकती, हीट अंदर रहती है। दिस रिजल्ट इन हायर टेम्परेचर इन साइड द ग्रीन हाउस। जिसकी वजह से ग्रीन हाउस के अंदर एक इसकी टेम्परेचर जो है ना उसमें इजाफा हो जाता है। दिस हाई टेम्परेचर हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। और ये जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है इससे पौधों की जो ग्रोथ है उसमें मदद मिलती है। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन मॉडर्न टाइम हैज इंक्रीज द पोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड मीथेन इन द एयर। कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, आजकल के जो जदीद दौर है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारी जो पोल्यूशन है उसमें इजाफा हुआ है। और जो गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैस है, इनकी जो रेशियो है ये हवा में बढ़ गई है। दीज गैसेज प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये गैसेस जो है ना ज़मीन के ऊपर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट का यानी कि असर करती हैं, उस तरह का काम करती हैं। जैसे सूरज की जो शुआएं हैं वो हमारी ज़मीन पर तो आती हैं, लेकिन जो हीट पैदा होती है उन शुआओं की वजह से वो जब वापस आने लगती हैं तो वो ये कार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन उनको रोक देती है ज़मीन के अंदर ही, जिससे ज़मीन गर्म हो जाती है। और दी गैसेस, अच्छा, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, हमारा दर्जा हरारत बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग के बड़े नुकसान है, इससे हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो भी पिघल जाते हैं। और अंटार्कटिका में बड़े पुराने पुराने जो ग्लेशियर्स है वो भी पिघल रहे हैं, साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं। बर्फ़ का लेवल कम हो रहा है, जो स्नो पहले की पड़ी होती है, और जिससे हमारी जो समंदर है उनकी सतह बुलंद हो रही है। और जो इलाके समंदरों के करीब करीब हैं यानी कि साहिल समंदर जिसे हम कहते हैं,
वो उनके ऊपर भी पानी आने का खदशा बढ़ चुका हुआ है। कुछ इलाके तो डूब गए हैं, कुछ के अभी खदशा है, और कई इलाके तो बिल्कुल ऐसे हैं जो सफा हस्ती से बिल्कुल ही आने वाले वक्त में मिल जाएंगे अगर सतह समंदर बुलंद हो गई। राइट टू मैयर टू रिड्यूस पोल्यूशन। पोल्यूशन को कम करने के दो मैयर बताने हैं। देर आर टू मैयर टू रिड्यूस पोल्यूशन। वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट पार्टिकल हेयर एंड देयर इनटू द वाटर बॉडीज। हमें यानी कि पानी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो वेस्ट मटीरियल हैं या वेस्ट पार्टिकल हैं उनको नहीं फेंकना चाहिए। डिस्पोज ऑफ डिस्पोज ऑफ द थिंग्स प्रॉपरली। और जो चीज़ें हैं उनको अच्छे तरीके से ठिकाने लगाना चाहिए। वी शुड टेक द मिनिमम एंड ओनली नेसेसरी यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और हमें जो अपने कुदरती रिसोर्सेज हैं जैसे पानी है, कोयला, तेल, गैस वगैरह, इनका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए या ज़रूरत के वक्त इसका इस्तेमाल करना चाहिए। राइट टू यूजेज ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो कुदरती गैस है उसके दो इस्तेमाल बताने हैं। हेयर आर टू यूजेज ऑफ नेचुरल गैस। इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक जनरेशन इन पावर प्लांट। ये तो बिजली बनाने के लिए यूज़ होती है। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट और सीमेंट बनाने के लिए, एंड केमिकल फर्टिलाइजर खादें बनाने के लिए। इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज में यूज़ होती हैं। होम्स फॉर हीटिंग एंड कुकिंग, घरों को गर्म रखने के लिए और खाना वगैरह पकाने के लिए। Many vehicles nowadays are also run on compressed natural gas, CNG जिसे हम कहते हैं, और बहुत सी गाड़ियां आजकल CNG पे चल रही हैं। What are the uses of coal in Pakistan? पाकिस्तान में कोयले के क्या इस्तेमाल आता है? In Pakistan, coal is mostly used in brick kilns। ब्रिकलिन्स कहते हैं ये जो ईंटें पकाने वाले जो भट्टे होते हैं ना, उनमें यूज होती है ज़्यादातर। ये जो है ना कोयला, आप देखेंगे भट्टों के अंदर ही ज़्यादा कोयला यूज़ होता है। हाउएवर इट इज़ आल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कोयले से चलने वाले जो इलेक्ट्रिक प्लांट हैं उनमें भी यूज़ होता है। तो अब इसका इस्तेमाल थोड़ा कम हो रहा है, इनके पहले की निस्बत कम हो रहा है, यहाँ तो ख़त्म होता जा रहा है कोयले से जो बिजली बनती है, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट जो है ना उसके ऊपर बड़े बुरे असरात बनते हैं। कोयला जब जलता है तो उसके जो धुआं वगैरह वो हवा में ही कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में ही जो है ना हवा में शामिल हो जाता है, जिससे माहौलियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं। राइट टू बेनिफिट ऑफ वाइल्ड लाइफ। हेयर आर टू एडवांटेज ऑफ वाइल्ड लाइफ। मैनी प्रोडक्ट्स obtained फ्राम वाइल्ड लाइफ आर यूज इन आवर होम्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। वाइल्ड लाइफ जो है जंगली हयात है, उनके हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वाइल्ड लाइफ से यानी कि जंगली हयात से हमें हासिल होती हैं। जैसे हमारे घर हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं और एग्रीकल्चर है, इन तीनों में यानी कि इसके इस्तेमाल हैं। फूड, खाना, टिम्बर, ये जो लकड़ी होती है जंगलात से उसको टिम्बर कहा जाता है। एंड मेडिसिन आर फॉर फ्यू एग्जाम्पल। और कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं उनसे मेडिसिन वगैरह बनती हैं। तो ये जंगली हयात यानी कि जंगलात के अंदर से हमें हासिल होती हैं। वाइल्ड लाइफ मेंटेन बैलेंस इन नेचर। और जो जंगली हयात हैं जिसमें पौधे वगैरह भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, ये एक चेन बनी होती है ना, सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये हमारे एक माहौल को बैलेंस रखते हैं। डिफाइन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है जी? द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया एट अ पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। कहता है किसी भी एरिया में खास रहने वाले लोगों की तादाद को जो है ना वो पॉपुलेशन कहते हैं। राइट एनी टू काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? फॉलोइंग आर टू काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। पानी की जो पोल्यूशन है उसकी दो वजूहत बतानी है। वाटर पोल्यूशन इज जनरली caused when industrial waste, trash and sewage from cities is discharged into the water bodies like rivers, stream, pond, lake and ocean। पानी उस वक्त गंदा होता है जब पानी के अंदर मुख्तलिफ किस्म का जो सनती जो वेस्ट है उसको डाला जाए, कचरा, कूड़ा करकट, या शहरों की जो सीवेज गार वगैरह है, जो गंदा पानी होता है उसको पानी के अंदर दरिया, नदी, नालों, ये जो है पौंड, तालाब वगैरह या समंदरों में डाल दिया जाए तो इससे पानी गंदा हो जाता है। हैवी मेटल लाइक क्रोमियम, लेड, मर्करी इज प्रोड्यूस एज वेस्ट इन द लेदर। अब जब आप लेदर वगैरह बनता है, लेदर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक एंड अदर केमिकल फैक्ट्रीज जब ये चीज़ें बनाती हैं तो उसमें से वेस्ट के तौर पे ये
क्रोमियम, लेड और मर्करी वगैरह निकलता है। दे गेट एंट्री इनटू द वाटर बॉडीज, और वो जो है सारा पानी चला जाता है नहरों दरियाओं वगैरह में, समंदरों में। तो विच काज दी वाटर पोल्यूशन, इससे पानी गंदा हो जाता है। व्हाट इज एसिड रेन? एसिड रेन मीन्स रेन विच इज काज ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इन एयर। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मिलके ना हवा में, तो ये एसिड बन जाते हैं। जब बारिश होती है तो ये दोनों मिलके तो एसिड एसिड बन जाती हैं। तो फिर जब बारिश होती है तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। जहाँ जहाँ पर भी इसने पड़नी है उसने वो चीज़ ख़त्म कर देनी है। घरों पे पड़ेंगे तो घरों को नुकसान पहुँचाएंगी, पौधों पर पड़ेंगे तो पौधों को नुकसान पहुँचाएंगी, फसलों पर पड़ेंगी तो फसलों को नुकसान पहुँचाएंगी। बस दो चीज़ें मेन है इसमें, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये दोनों मिलते हैं तो ये तेजाब बन जाते हैं। राइट एनी टू यूजेज ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन के दो इस्तेमाल आप बताएं। सिलिकॉन इज obtained एज सिलिसा SiO2 विच इज यूज इन ग्लास मेकिंग, ये ग्लास मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नो डे सिलिकॉन इज यूज इन मेकिंग माइक्रो प्रोसेसर। नो डेज सिलिकॉन इज यूज इन मेकिंग माइक्रो प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको बनाने के लिए भी यूज हो रहा है। राइट टू मेथड टू सेव नेचुरल गैसेज, कुदरती गैस को बचाने के दो तरीके बताने हैं आपने। ये है जी, नेचुरल गैस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का एक अहम जरिया है। सो टेक केयर ऑफ वेस्टेज ऑफ गैस, उसको ज़ाया होने से बचाना चाहिए। रिसोर्सेज मस्ट बी कंजर्व फॉर फ्यूचर, और ये जो रिसोर्सेज है इसको फ्यूचर के लिए संभाल कर रखना चाहिए। एंड यूज बिकॉज ओवर ओवर रिजर्व आर लिमिटेड, क्योंकि हमारे जो ओवर नहीं, ये ओवर है। आवर रिजर्व्स आर लिमिटेड, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम रह गए हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोल, कोयले के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्स फॉर obtaining थर्मल पावर, इनके बिजली बनाने का ये सबसे पुराना तरीका कह लें आप। कोल वाज फाउंड मिलियन ऑफ ईयर अगो बाय बर्डिंग ऑफ ट्रीज एंड रिमेन ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शिज। ये जो कोला जो है ना, ये बना कैसे है? हजारों लाखों साल पहले ये दरख्तों और उन जो पौधों की जो बकायात हैं उनके दलदल में, मार्शिस कहते हैं दलदल, दलदल में, यानी जो दलदल में उगे होते हैं दरख्त वगैरह, उनके फिर दोबारा उन्हीं ज़मीन के अंदर, यानी कि जब वो बडिंग होता है, दफन हो जाना, जलजले सैलाब वगैरह आते हैं तो इनके ऊपर मट्टी वगैरह आ जाती है, नीचे दब जाते हैं और इनके ऊपर फिर ज़मीन का प्रेशर पड़ता है। प्रेशर और कुछ ज़मीन की हीट नीचे से यूज़ होती है, तो ज़मीन की हीट और प्रेशर की वजह से ये जो कोयले हैं ये बना है। इन पाकिस्तान कोल इज़ मोस्टली यूज इन ब्रिक किलिंग्स, ये वही आगे इसके इस्तेमाल बताए गए हैं। ये ईंटों के भट्टों में यूज़ होता है। however इट इज़ आल्सो बीइंग यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट द डीमेरिट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, आबादी में इजाफे के नुकसान बताने हैं। डीमेरिट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन एरियाज आर अंडर, डीमेरिट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन और अंडर कह रहे हैं। Basic necessities of life such as clean air, water, housing and food are not properly fulfilled. जब आबादी बढ़ेगी तो ये ना तो हमें साफ हवा मिलेगी, ना साफ पानी मिलेगा, ना रहने के लिए अच्छा घर मिलेगा और खाने के लिए भी अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये आबादी के बढ़ने के नुकसान होंगे। फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन आर नॉट अवेल फॉर ऑल, उसके बाद जो मेडिकल फैसिलिटीज़ कह लें आप और पढ़ाई जो तलीम की सहूलतें हैं वो भी सबके लिए अवेलेबल नहीं होंगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉल, ज़िंदगी का मेयार बुलंद हो जाएगा, बुलंद नहीं होगा मतलब कि फाल गिर जाएगा। मेयार ज़िंदगी कह लें कि पस्त हो जाएगा। सोशल कल्चर एंड मॉरल प्रॉब्लम अराइज, और समाजी और सकाफती और अखलाकी मसाइल पैदा होंगे। डिफाइन पोल्यूशन, राइट इट्स टाइप, पोल्यूशन की तारीफ करनी है और उसकी किस्में बतानी है। सच एन unpleasant change in the properties of air, land, and water, which has an adverse effect on the life of human being and other organisms, are threatened to have
एंड एडवर्स इफेक्ट इज कॉल्ड पोल्यूशन। कह रहे पोल्यूशन जो है ना एक ऐसी नाखुशगवार तब्दीलियां हैं हवा में, ज़मीन में और पानी में, जिसका जानदारों और दूसरे जो जानदार हैं इंसानों और दूसरे जानदारों की ज़िंदगी पर बुरे असरात हों या बुरे असरात होने का खतरा हो। इसको पोल्यूशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन, तीन इसकी किस्में हैं। एक नॉइज पोल्यूशन भी है चौथी। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पोल्यूटेंट? पोल्यूटेंट की तारीफ क्या है? ऑल सच वेस्ट एंड इरेगुलर सब्सटेंस व्हिच कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स और पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट्स और पोल्यूटेंट्स एक ही चीज़ है, इसको फिर एक ही करते हैं। और कॉल्ड पोल्यूटेंट। कहता है जी ऐसी चीज़ें जो हमारे माहौल की गंदगी का बायस बने, उनको इनके आलूदगी का बायस बने, उनको पोल्यूटेंट कहते हैं। व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ लैंड पोल्यूशन? लैंड पोल्यूशन की क्यों होती है, क्या वजूहत है? म्यूनसिपल ट्रैश, सीवेज, स्लज, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड केमिकल फ्राम दी इंडस्ट्रीज आर मेजर सोर्स ऑफ लैंड पोल्यूशन। ये ऊपर हमने किया था उसी का ये इनके ये जो म्यूनसिपल ट्रैश है, कूड़ा करकट जो म्यूनसिपल इकट्ठा करती है घरों से, सीवेज स्लज जो नालियों का गाड़ है वो, एग्रीकल्चर वेस्ट है जिसको हम आग हमें लगा देते हैं, उसके अलावा केमिकल फ्राम इंडस्ट्रीज़ या जो इंडस्ट्रीज़ का जो केमिकल है वो भी जगहों पे चला जाता है। ये लैंड पोल्यूशन की वजूहत है। व्हाट इज़ मेंट बाय एयर पोल्यूशन? हवा की आलूदगी से क्या मुराद है? एयर इज़ कंसिडर्ड पोल्यूटेड व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन इट्स कंपोजिशन एंड क्वालिटी। हवा तब आलूदा समझी जाती है जब उसकी जो तरकीब है या उसकी जो क्वालिटी है उसमें फ़र्क आ जाए। दिस चेंज अकर एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस गैसेज। और ये जो तब्दीली होती है ये मुख्तलिफ गैसों की वजह से होती है। गैसेज एंड पार्टिकल बीइंग एडेड टू द एयर। ये गैसेज और जो ज़रात हैं वो हवा में शामिल हो जाते हैं इसलिए। राइट टू काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। हवा की आलूदगी की दो वजूहत बताएं। फॉलोइंग आर द टू काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। डस्ट, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स ब्लोन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय विंड। ये जो डस्ट है, जो मिट्टी वगैरह होती है आप कह रहे हैं, वो केमिकल फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड, कीड़े मार दवाइयाँ तो वगैरह हम यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं खाते हैं वगैरह, उनके जो ज़रात हैं ये हवा में शामिल हो जाते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल इन एयर। हवा में यानी कि ये जो जलना फ्यूल वगैरह का, फैक्ट्रीज में जलना। बर्निंग ऑफ फ्यूल इन फैक्ट्रीज, एक मिनट कैसे करें? बर्निंग ऑफ फ्यूल इन फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड फ्यूल ड्रिवन पावर स्टेशन। और जो पावर स्टेशन फ्यूल से चलते हैं उनके चलने की वजह से हवा गंदी हो रही है। व्हाट इज मेंट बाय वाटर पोल्यूशन? पानी की आलूदगी से क्या मुराद है? राइट टू काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इज जनरली caused by dumping of industrial waste, urban waste and sewage in water bodies such as river, canal, like pond and seas। तो वाटर जो पोल्यूशन होती है ये हम यानी कि डंप करते हैं, मतलब कि फेंक देते हैं गंदे पानी को गाँव के या शहरों के जो सीवरेज गार वगैरह होती है उसको दरियाओं में, नदी नालों वगैरह में, तो इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होती है। राइट एनी टू मेजर्स टू एलिमिनेट पोल्यूशन। ये हमने कर लिया था पोल्यूशन खत्म करने के लिए, ठीक है। अगर ये वाटर वाला भी मेरे से हमने कर लिया था वाटर पोल्यूशन वाला, तो उसको भी आप लेना दीजिएगा। राइट टू काजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन भी हमने कर लिया ऊपर, इसको भी हो गया। व्हाट इज मेंट बाय इंडेंजर्ड स्पेशीज? इंडेंजर्ड स्पेशीज क्या होती हैं? व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पेशीज? ये दो दफा सवाल हो गया, इसको भी खत्म कर देते हैं। Those organisms which are threatened of extinction। ऐसे जानदार जो खत्म होने के खतरे से दो चार हैं, जिनके अगर वो खत्म हो गए दोबारा दुनिया में वो पैदा नहीं हो सकते, तो आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पेशीज। तो कुछ जानदार ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक एक यानी कि दो दो पैर मौजूद है ज़मीन पे, बिल्कुल ख़त्म होने से दो चार हैं, तो उनको दोबारा रख के पार्क्स वगैरह में या जू वगैरह में रख के उनकी नस्ल बढ़ाई जा रही है। कुछ तो बिल्कुल ही ऐसे हैं जो ख़त्म ही हो गए, हमने उनकी हिफाजत नहीं की, शिकार करके हम उनको खा पी गए हैं, डकार मार गए हैं। कुछ तो कुछ वैसे कुदरत की तरह से ही खत्म हो गए हैं। Write any four names of endangered species. Following are the four names of endangered species. Here is river Indus blind dolphin, sea turtle,
बलोचिस्तान बियर और मार्को पोलो शीप, ये जो है ना ख़त्म होने के खतरे से तो जा रहे हैं। वाट इज नेचुरल गैस, एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेस। नेचुरल गैस जो है ना मुख्तलिफ गैसों का कम्बिनेशन है, जैसे इंक्लूडिंग मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, इन सब को मिलकर ये बनती है। पाकिस्तान है अबाउंडेंट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, पाकिस्तान में काफ़ी इसके ज़खायर हैं लेकिन अब कम हो रहे हैं। यूजेज ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का बड़ा अहम जरिया है। दिस पावर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन हाउसेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग घरों में इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिसिटी कर लेते हैं ना इसका ऐसे, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हाउसेज, मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट एंड केमिकल। बट ये यूजेस हमने ऊपर भी किए हैं, वो भी आप इसके साथ मैच कर लीजिएगा। केमिकल एंड रन अदर फैक्ट्री, हम दूसरी फैक्ट्री चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिसाइड बर्निंग स्टोव इन हाउस, घरों में चूल्हे चलाने के अलावा नो डेज मैनी व्हीकल आर आल्सो बीइंग रन ऑन गैस, और ये गैस के ऊपर चल रही हैं बहुत सारी चीज़ें। व्हाट इज मेंट बाय मिनरल, और व्हाट इज मेंट बाय और, मिनरल या ऑर्स किसे कहते हैं। मिनरल रेफर टू ऑल दोज एलिमेंट लाइक, मिनरल को हम मादनियात हम कहते हैं ऐसी तमाम एलिमेंट्स जिनमें गोल्ड आता है, आयरन आता है, कॉपर आता है, एंड कंपाउंड लाइक जिप्सम, मिका, विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन द एयर अर्थ क्रस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये सारे जो है ना सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठोस हालत में पाए जाते हैं ज़मीन के अंदर, और ये तमाम जो है ना इंसान की इनके इस्तेमाल में आते हैं। मिनरल्स आर ऑफ्टन फाउंड इन रॉक्स, मिनरल जो है ना वो पाए जाते हैं पहाड़ों में, चट्टानों में। रॉक्स फ्राम विच मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर, और ऐसी यानी कि चट्टानें जिनमें से मिनरल को निकाला जाता है उनको और कहा जाता है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग की अहमियत बतानी है। बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन ग्रोथ एंड हेल्थ, कहता है मतवाजन गज़ा इंसानी सेहत के लिए और इंसानी ग्रोथ इनके भरने के लिए ज़रूरी है। मिल्क, बटर, चीज़, मीट एंड एग्स आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ बैलेंस डाइट, और ये मिल्क, बटर, चीज़, मीट और अंडे वगैरह इंसानी मतवाजन गज़ा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वी गेट दैम फ्राम कैटल, हम में सारे ये मवेशियों से हासिल होते हैं। मवेशी मतलब काऊ, बफलो, गोट एंड चिकन्स एंड फिशेज, ये सारे हमें इनसे हासिल होते हैं। व्हाट इज मेंट बाय फिशिंग, फिशिंग से क्या मुराद है। फिशिंग इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ हाईली न्यूट्रिशियस फूड, मछली जो है ना ये बड़ा कह लें कि बहुत बड़ा जरिया है हमारी, न्यूट्रिशियस फूड है उसका। फिशेज आर फाउंड इन स्ट्रीम, लेक, रिवर एंड ओशंस, ये कह लें कि आप नदी, नालों और दरियाओं, समंदरों में पाई जाती है। सालमन एंड ट्राउट आर अमंग द फिश फाउंड इन आवर फ्रेश वाटर, सालमन और ट्राउट फिश जो है ना ये हमारे ताज़ा पानी की मछली हैं। व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ से क्या मुराद है। ऑल नॉन डोमेस्टिकेटेड वाइल्ड लाइफ एनिमल, मतलब गैर पालतू जानवर, एंड ऑल नॉन कल्टिवेटेड प्लांट, और ऐसे पौधे जो हमने खुद नहीं किए, खुद बहुत उग जाते हैं। ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया के, आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ, उसको वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। जो कि एक तो वो हो गया गैर पालतू जानवर जो हमने नहीं पाले होते, और जो पौधे जो खुद उग जाते हैं वो किसी भी इलाके के जो होते हैं उसको वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। ट्राई टू बेनिफिट ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के फायदे बताने हैं। वाइल्ड लाइफ इज अ ग्रेट बेनिफिट टू मैन इकोनॉमिकली, वाइल्ड लाइफ जो जंगली हयात है उसके इंसानों को बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, माशी लिहाज से, रेजिडेंशली रहने के लिहाज से, इंडस्ट्रियल लिहाज, सनती लिहाज से, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के लिहाज से, एंड मेडिकली, और मेडिकली मतलब कि अद्विया साजी के लिहाज से। द टेक्नोलॉजिकल बैलेंस इज मेंटेन, इकोलॉजिकल बैलेंस इज मेंटेन बाय द वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ की वजह से जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी मेंटेन रहता है। लेकिन ये आपके 6 के 6 चैप्टर हो गए, इसके मैंने सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एमसीक्यूज वगैरह मिलेंगे, और इनको आप तैयार करें एग्जाम के हवाले से, इंशाल्लाह आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ओके जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।